हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पे वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट की हैं क्योंकि आप लोगों को इसका मटेरियल भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से इसका मटेरियल खोजा है और इस पे कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो टॉपिक, सारे टॉपिक्स पे तो मटेरियल नहीं मिला है, जितना मिला है उस पे जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारा इस वाले वीडियो में हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इस पेपर की, अगर आप लोगों को सिलेबस पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पे भी बना दूंगी। तो हमारा जो इस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है और जो हमारी थर्ड यूनिट है, उसके उस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन मीनिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या प्रोसेस है, यानी कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितने टाइप्स का होता है कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मास कम्युनिकेशन। इन सारी जो टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो है लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मॉडल्स इसमें जो दिए हुए हैं वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। SMRC मॉडल्स हैं ये कम्युनिकेशन के, तो इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, मीनिंग टू शेयर। तो जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है, कम्युनिस। कम्युनिस शब्द से आया, निकल के आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, विजुअल्स, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ थॉट, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। किसके द्वारा? मैसेज के द्वारा, अपने मैसेज के द्वारा, और इंफॉर्मेशन लेना और देना, स्पीच देना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे आप? स्पीच दे करके, बोल करके दे सकते हो, विजुअल्स में दे सकते हो, सिग्नल्स में दे सकते हो, राइटिंग में दे सकते हो। और बिहेवियर का मतलब है हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट होती हैं? कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। यानी कि हम जो है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का जो है दो लोगों के बीच में होगा। ठीक है, इंट्रापर्सनल भी होता है, इंटरपर्सनल भी होता है, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। तो कम्युनिकेशन को हम लिख करके दे सकते हैं, मैसेज के थ्रू। ठीक है, और इसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये कैसे दे सकते हैं? हम स्पीच दे करके, यानी कि बोल करके, और विजुअल्स के द्वारा, दिखा करके। ठीक है, सिग्नल्स दे करके, साइन लैंग्वेज के द्वारा, लिख करके, या हम जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, वो भी किसका? कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एन आइडिया और फीलिंग so that the sender and receiver share the same understanding। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है एक आइडिया का, या हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। कौन सेंडर? कौन होता है? जो सेंड करता है। रिसीवर कौन होता है? जो उस चीज को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, तो उस और उनसे क्या है? उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम किस प्रकार से अपना हम कम्युनिकेट करते हैं उस पर डिपेंड होता, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिपेंड हो जाती है हमारी बहुत सारी चीजों को लेकर के। इनके बारे में हम आगे अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को कम्युनिकेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही चीजें आप लोगों को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़नी है, यही वाले टॉपिक्स। और यही वाला टॉपिक आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन में भी पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है ये दी हुई है, फोर्दरिंगम ने ये डेफिनेशन दी है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साइंस in such a way as to help a receiver perceive a meaning similar to that in the mind of communicator।
ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये एज इट इज आप लोगों को लिखनी है। बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अब हम जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन, अभी हमने क्या समझा, सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका बेसिकली ये कौन सा जो है थर्ड यूनिट है आपकी, ये सिलेबस के हिसाब से, एक मिनट रुकिए, सेकंड वाला ही, पहला वाला यूनिट में हमें जो है कम्युनिकेशन के बारे में, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन, वर्बल, ये सारी चीजें पढ़नी है। दूसरे वाले में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ना है, और तीसरे में है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आज के वीडियो में हम फर्स्ट और थर्ड जो है जो हमारी यूनिट है उसको कवर करने वाले हैं। सेकंड यूनिट बिजनेस, ये सारे जो दिए हुए हैं ना, इसके बारे में हम देखेंगे। मटेरियल अभी मुझे मिला नहीं है, और काफी कुछ जो है इसी में ही कवर भी हो जाएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स। फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसके अलग से ढूंढने की, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में, और वो संगठन किस लिए बनाया गया है? कमर्शियल बेनिफिट के लिए बनाया गया है, ठीक है। और वो जो थॉट जो कम्युनिकेट पीपल करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं, संगठन में सुचारू रूप से काम हो सके उसी के लिए ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन की, क्या क्यों कम्युनिकेशन हमें जरूरी है, ये हमारा दिया हुआ है ना, नीड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये इसी में ही आएगा, नीड फॉर कम्युनिकेशन में। इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड स्किल्स डिसाइड अ पर्सन्स कैरियर कर्व। बेटर द कम्युनिकेशन स्किल्स, हायर आर द चांसेस ऑफ टचिंग द जेनिथ ऑफ सक्सेस। तो क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? क्योंकि भाई आप चाहे कितने भी आपके पास नॉलेज हो, कुछ भी हो, कोई भी स्किल हो, जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, तो उस नॉलेज का और उन स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। और ऑब्वियसली हम जो है सोसाइटी में, मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। उसे जो है सामाजिक प्राणी होने का मतलब ये है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरों से सेवाएं लेते हैं और अपनी सेवा देते हैं, ठीक है ना किसी तरीके अपनी डे टू डे लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, ठीक है। और इसमें हमारी बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को डे टू डे लाइफ बोला है, तो उसमें सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, आपकी पर्सनल नीड से लेकर के आपकी प्रोफेशनल नीड्स तक, ठीक है, सब की सब इसमें आ जाती हैं। तो इसको आप जितना बड़ा चाहे उतना अपने हिसाब से लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन की हमें क्यों जरूरत है, ठीक है। द न्यू ग्लोबल एंड डाइवर्स वर्क प्लेस रिक्वायर्स एक्सीलेंट स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ पे आपका आ जाता है कि हमने डे टू डे लाइफ में तो हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, तो हमें एक पर्टिकुलर चीजों को कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलर वेज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। हम वायलेंट नहीं हो सकते, ठीक है। हमें कब कहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, कब कहाँ पर हमें किस प्रकार से कैसे कम्युनिकेट करना है, तो हमारा कम्युनिकेशन का वे हर सिचुएशन में हर एक व्यक्ति से डील करने के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से, लेकिन जब आप कहीं पर वर्क प्लेस में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका जो है वो अलग होता है। उसके लिए आपको अलग तरीके की स्किल्स, स्पोकन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यही है उसकी नीड ऑफ कम्युनिकेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, channeled and sent by a sender to a receiver via some medium। तो कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस होती है? कम्युनिकेशन में जो है हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है, उसको एनकोड करके, ठीक है, और चैनल के थ्रू जो है सेंडर जो होता है, जो अपनी बात बोलना चाहता है, और एक रिसीवर होता है जो उस बात को सुन रहा होता है। तो वो सेंडर जो है, जो
भेजने वाला होता है या जो कम्युनिकेट करने वाला होता है और जो उस कम्युनिकेशन को सुन रहा होता है, वो किसी ना किसी वो दोनों किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन करते समय जिन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होती है किसी ना किसी, यानी कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, हम अपनी थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन भी माध्यमों का हम इस्तेमाल करते हैं, उस में कुछ ना कुछ हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर अ सेंडर, अ चैनल, अ मैसेज, अ रिसीवर एंड द फीडबैक। तो जितने भी तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं उनमें एक तो सेंडर होना चाहिए, जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो अपनी बात को रखना चाहता है, जो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, वो होना जरूरी है। दूसरा है एक चैनल होना जरूरी है। ठीक है। चैनल में हमारा जो है फिर एक मैसेज, क्या बात बोलना चाह रहे हैं हम, वो होना जरूरी है। फिर उसको किस तक पहुंचा रहे हैं, तो वो रिसीवर जरूरी है। ठीक है ना? उसको रिसीव करने वाला, प्राप्त करता, उस मैसेज को प्राप्त करता होना चाहिए। और फिर वो जो उस मैसेज को सुन रहा है रिसीवर, वो उस पे क्या फीडबैक दे रहा है, वो होना चाहिए। ठीक है ना? तो समझ में आ गया फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या जरूरी होता है। एक सेंडर जरूरी होता है, एक चैनल जरूरी। चैनल मतलब हम कैसे उस मैसेज को भेज रहे हैं दूसरे तक, बोल करके भेज रहे हैं, लिख करके भेज रहे हैं, फोन से भेज रहे हैं, चिट्ठी से भेज रहे हैं, मेल से भेज रहे हैं, एक चैनल हमें चाहिए। फिर उस चैनल में हम क्या भेज रहे हैं लिख करके, वो मैसेज जरूरी है। फिर किसके पास भेज रहे हैं, रिसीवर, जिसको हमें भेजना है वो होना जरूरी है। फिर वो रिसीवर जो है हमें फीडबैक बैक देगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, हम गए दुकान से दूध लेने के लिए, तो हम कौन होंगे, सेंडर होंगे। हम दूध वाले को क्या बोलेंगे कि हमें दूध चाहिए। ठीक है, मैसेज हो गया हमारा, ये मैसेज हो गया। फिर वो रिसीवर है, वो हमें फीडबैक देगा, हमें दूध का पैकेट देगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे। मैंने इजी एग्जांपल आप लोगों को दे करके समझाया। ठीक है। चैनल में क्या आ गया कि हम कैसे वो शॉप तक जा रहे हैं। ठीक है, दूध लेने के लिए पैदल जा रहे हैं या फिर किस माध्यम से जा रहे हैं। ठीक है। अ हिंड्रेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड नॉइस। जो उसमें रुकावटें होती हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, हम अपनी विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने मेल भेजा किसी को, वो मेल नहीं गया। वो मेल क्यों नहीं गया, क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं था या आपका इंटरनेट स्लो था। ठीक है, वो क्या हो गया, हिंड्रेंस हो गया, उसको हम नॉइस बोलते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट आती है तो उसको हम हिंड्रेंस बोलते हैं, यानी कि रुकावट। और इसको क्या बोला जाता है, नॉइस बोला जाता है। ठीक है। अब फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस कि इसमें ये सारा मैप के थ्रू जो है दिखाया गया है कि नॉइस क्या होती है, और एनकोडिंग, डिकोडिंग, चैनल कौन सा होता है। चैनल मतलब कि मैसेज, हम क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर उसको, उसमें एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है। ठीक है ना? उसको हम एनकोड करके भेजते हैं चैनल के थ्रू, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है, यानी कि उसको रिसीव करता है, फिर वो हमें फीडबैक देता है। ठीक है ना? तो ये एक किसके उसमें दिखाया गया है, एक मैप में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। एक तो सेंडर होता है, इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय डेवलपिंग एन आइडिया इनटू अ मैसेज नोन एज एनकोडिंग। ठीक है ना? तो सेंडर कौन होता है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, शुरुआत जो करता है, किसके द्वारा, एक आइडिया को डेवलप करता है, यानी कि वो अब कुछ बात बोलना चाहता है, कैसे बोलेगा, एक मैसेज के द्वारा। और जो मैसेज होगा उसको क्या बोलते हैं, एनकोडिंग, एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या होता है कम्युनिकेशन का, चैनल। द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू अ चैनल और अ मेथड ऑफ डिलीवरी, फॉर एग्जांपल ईमेल, फोन, कन्वर्सेशंस, इंस्टेंट मैसेजेस, फेस टू फेस डिस्कशन, और इवन अ टेक्स्ट मैसेज। ये हो गया चैनल। ठीक है। किस प्रकार से हम वो मैसेज जो हमें पहुंचाना है, वो किस प्रकार से हमें पहुंचाना है, वो हो गया चैनल। तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ कम्युनिकेशन का, सेंडर। दूसरा क्या हुआ, चैनल। तीसरा है रिसीवर। दिस मैसेज देन मूव्स थ्रू द चैनल टू द रिसीवर, हु completes the communication process by interpreting and assigning meaning to the message known as decoding। ठीक है। फिर हम वो मैसेज रिसीवर के पास भेज देंगे।
फिर वो रिसीवर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, उसको प्राप्त करेगा, समझेगा कि हम उस मैसेज में हम क्या बोलना, सेंडर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मेल में कुछ लिख करके भेजा, तो ऑब्वियसली जो रिसीवर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास SOL से मेल आया, तो SOL क्या हो गया, सेंडर हो गया, और आप रिसीवर हो गए। ठीक है, फिर रिसीवर आपके पास आया, जो मैसेज उसने भेजा, जिसके थ्रू भेजा ईमेल, वो चैनल हो गया। ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ है वो मैसेज हो गया। फिर रिसीवर आप हुए, तो आपके पास आया, तो आप उसको डिकोड करोगे, उसको खोल के देखोगे, पढ़ोगे, उसको समझोगे कि SOL ने क्या इंफॉर्मेशन आपके पास भेजी है, तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। ठीक है, फीडबैक, दिस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज इट इंश्योर्स अ मैसेज वाज प्रॉपरली रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो ये है फीडबैक। फीडबैक में क्या आता है, SOL ने आपके पास मैसेज भेज दिया, आपने उसको डिकोड कर दिया, आपने उसको रिसीव कर लिया। ठीक है ना, तो आपका फीडबैक क्या रहेगा उसको, कि आप उसको पढ़ करके देखोगे और उसको समझोगे। फॉर एग्जाम्पल SOL ने आपको मैसेज भेजा, मेल भेजा है कि आपका एडमिट कार्ड इतने तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या आपकी क्लासेस इतने तारीख से होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो जब आपको रिसीव हो गया, आपने उसको आपकी वो समझ में आ गया, फिर आप क्लास के लिए पहुंच गए, तो उसका क्या मतलब हो गया कि जो आपके पास जो फीडबैक आया वो पॉजिटिव था, आपको वो समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम जो है, ये लास्ट कंपोनेंट होता है फीडबैक। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा ये हो गया हमारा, कंपोनेंट्स हो गए हैं हम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला होता है वन वे और टू वे। ठीक है, वर्बल हो सकता है, ओरल, वर्बल में हम कौन कौन से शामिल करते हैं, ओरल और रिटन। वर्बल में भी दो तरीके के हो सकते हैं। फिर नॉन वर्बल हो सकता है। ठीक है, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल में हम ग्रेप वाइन को इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम आगे में अभी पढ़ने वाले हैं, इनको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल। फिर है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। तो वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। वन वे, एक तरफा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। वन वे किस क्या हुआ, जहां पर जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजी जाती है, सेंडर के द्वारा रिसीवर को। ठीक है, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसीवर टू गिव फीडबैक टू द सेंडर। इसमें क्या होता है, रिसीवर जो होता है वो फीडबैक नहीं दे सकता है इस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रिकॉर्डेड म्यूजिक ऑन द CD, बिलबोर्ड मैसेजेस। तो वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, कि टेलीविजन में हम वेदर की न्यूज सुन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम उसमें अपना कुछ वो दे सकते हैं, फीडबैक से दे सकते हैं। न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो लिखा हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन, वो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है वो मैसेज बोलेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, और किसी ने लिखा है उसको, वो सेंडर हो गया। लेकिन हम उसमें फीडबैक नहीं दे सकते अपना। ठीक है, वो वहां पर क्या लिख रहा है न्यूज़पेपर में, सिर्फ हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक, हम गाने सिर्फ सुन सकते हैं, हम उस पर फीडबैक नहीं दे सकते। फिर बिलबोर्ड मैसेजेस, ठीक है, जो मैसेजेस होते हैं उस पे हम अपना फीडबैक नहीं दे सकते हैं, बिलबोर्ड मैसेजेस पे। ठीक है, आई होप वन वे कम्युनिकेशन में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे सेंडर अब इंफॉर्मेशन सेंड तो करता है, लेकिन रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन का फीडबैक नहीं दे सकता है, उसको हम वन वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन इन विच बोथ पार्टीज इन्वॉल्व ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन। टू वे में क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो बीन रेफर्ड टू एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन को ही हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैट रूम्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशंस, क्लासरूम लेक्चर्स एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन। हम कहीं पर चैट रूम हो गया, हम मैसेज लिख करके भेज रहे हैं, तो उधर से भी रिप्लाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप। फिर टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं, हम अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, वो भी रिप्लाई कर रहा है टेलीफोन से ही,
फोन से ही, तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन। क्लासरूम में लेक्चर आप सुनते हो और फिर आप क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, फिर उसके का आप फीडबैक दे रहे होते हो, ठीक है, उसको जो है काउंटर कर रहे होते हो, उस पे क्वेश्चंस कर रहे होते हो या उसका आंसर कर रहे होते हो, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब है वर्बल कम्युनिकेशन। In this type of communication, the professional uses language as a vehicle of communication. तो verbal communication में क्या होता है, इसमें जो भी सेंडर होता है, रिसीवर होता है, वो किसका इस्तेमाल करता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। लैंग्वेज जो है व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन होती है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, उसका चैनल होता है, जिसके थ्रू जो दो लोग आपस में अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, वो क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन के भी काफी सारे टाइप्स हैं, तो पहला है ओरल कम्युनिकेशन, जहां पर हम बोल के, बातचीत के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने खड़े होकर के जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग प्रेजेंटेशन एंड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज, ये सब क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है। या फिर अटेंडिंग लेक्चर्स, ठीक है, ये भी क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन, द सेंडर यूजेस द रिटन मोड टू ट्रांसमिट हिज हर मैसेजेस, ठीक है। जब सेंडर जो है लिखने वाले माध्यमों का प्रयोग करता है अपने विचारों को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग रिपोर्ट्स एंड ईमेल्स, ठीक है, ईमेल के थ्रू पहुंचाया जाना, या मैसेज फोन में व्हाट्सएप वगैरह पे हम यूज करते हैं, या सोशल मीडिया पे जो हम मैसेजेस भेजते हैं, उसको हम किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड विदाउट यूजिंग अ वर्ड, द प्रोसेस रिक्वायर्स नॉन वर्बल cues to be transmitted and received. For example, facial expressions, postures, eye contact, walk person's voice, sign language, body language volume, pitch, voice modulation, etc. are part of the non-verbal communication. समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हम किसी भी प्रकार का भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी फेशियल कॉन्टेक्ट से, जैसे अलग अलग फेस जो हम बनाते हैं, ठीक है, और जो पोस्चर हम बनाते हैं, अपनी बॉडी का जो पोस्चर होता है, फिर आई कॉन्टेक्ट का भी कहते हैं ना, आंखों से भी बातें होती हैं, और किस प्रकार से हम अपने साइन लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को अपनी बातें बहुत बार पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर है फॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मल चैनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर along the lines of authority established by the management is called formal communication. Such communications are generally in writing and may take any of the forms: policy, manuals, procedures and rule books, memoranda, official meetings, reports, etc. ये है फॉर्मल में क्या होता है ना, फॉर्मल में हम बेसिकली ऑफिशियली जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसओएल का जो आपके पास मेल आएगा, तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, उसमें वो आपका फ्रेंड नहीं है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपका फ्रेंड नहीं है, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका क्या पर्पज है, आप लोगों को एजुकेशन, आपको आपने इनरोल किया है ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, तो उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो, ठीक है ना। तो फॉर्मल में क्या होता है, हम फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं। आपको एसओएल जो है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ मैसेज देगा, फॉर्मल मैसेज देगा, ठीक है, आपकी एजुकेशन से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज पढ़ रहे हो, है ना, या फिर आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किताबें हैं, ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन सब में क्या होता है, हम फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल मीटिंग्स में आप फालतू की बकवास तो नहीं करते हो, आप जो काम की बात होती है उसी से संबंधित मीटिंग होती है ऑफिस में, ठीक है,
आपसे जो ऑफिस की जो मीटिंग होती है, किसी मुद्दे पे को लेकर के मीटिंग होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ ऑल दीज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट फॉल आउटसाइड द फॉर्मल चैनल्स इज नोन एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो अभी हमने फॉर्मल कम्युनिकेशंस के चैनल्स पढ़े थे ना, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एज इज द केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब कि हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमें क्या बोलना है, क्या हमें लिखना है, क्या मैसेज करना है, उसमें हम सोच समझ करके करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल को आप इजी भाषा में समझ सकते हो, जो हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से हम बात कर रहे होते हैं, जो हम अपने पड़ोसियों से बात कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सच कम्युनिकेशन इज यूजुअली ओरल एंड मे बी कवर्ड इवन बाय सिंपल ग्लैंस, गेस्चर और स्माइल और साइलेंस। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग विद फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। तो ये सारे पार्ट्स किसके होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है। फॉर्मल प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, और इनफॉर्मल क्या होता है, कट्स अक्रॉस फॉर्मल रिलेशनशिप्स। ठीक है, प्लान्ड मतलब कि आपको एसओएल जो मैसेज भेजेगा वो प्लानिंग करके भेजेगा कि भाई सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि आपके एग्जाम्स इतनी तारीख से स्टार्ट होंगे, या आपका एडमिट कार्ड इतनी तारीख से मिलेगा, या आपके एडमिशन तब से स्टार्ट होंगे। तो एकदम प्लान्ड होगा और सिस्टमेटिक होगा। ठीक है ना। इनफॉर्मल में क्या होगा, कट्स अक्रॉस इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, यानी कि आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हो तो उसमें कोई आप लोगों को प्लानिंग की जरूरत नहीं है, कोई सिस्टमेटिक होने की जरूरत नहीं है, जो मन में आया वो बातें कर सकते हो आप। ठीक है, फिर फॉर्मल में क्या होता है, गोल होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और एसओएल का ये गोल है कि सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये उसका टास्क भी है। ठीक है, उसका कर्तव्य भी है, उसका दायित्व है, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं ये टास्क है उस एसओएल का कि सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो आपको मेल भेजेगा एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, या किसी भी जानकारी को देने के लिए। ठीक है, फिर इनफॉर्मल में क्या है, इंडिविजुअल गोल एंड नीड ओरिएंटेड होता है। इंडिविजुअल गोल होता है मतलब कि किसी हमें अपने फ्रेंड से बात करनी होती है तो वो हमारा पर्सनल मैटर है ना, इंडिविजुअल व्यक्तिगत मामला है, और हमारी व्यक्तिगत नीड ओरिएंटेड है, हमारी मन कर रहा है उससे बात करने का, हमारी जरूरत है, हमें उसके साथ शॉपिंग पे जाना है, इसीलिए हम उससे बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है इम्पर्सनल होता है ये। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इम्पर्सनल होता है, और इनफॉर्मल क्या होता है, पर्सनल एंड सोशल होता है। ठीक है, इम्पर्सनल मतलब कि हम अपने पर्सनल चीजों को नहीं शेयर कर सकते हैं ऑफिशियली। ठीक है ना, एसओएल आपको पर्सनल डिटेल्स नहीं भेज रहा, जो आपको सेंड कर रहा है, जो व्यक्ति जो भी चैनल आपको सेंड कर रहा है, जिस भी चैनल को वो यूज कर रहा है, वो आपको पर्सनली जो पर्सनली नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको भेज रहा है। इनफॉर्मल में क्या होता है, पर्सनल और सोशल होता है, हम अपने जीवन से संबंधित अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या किसी पड़ोसी से बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है, पर्सनल और सोशल होता है। फिर फॉर्मल जो होता है स्टेबल होता है और रिज्ड होता है। ठीक है, और इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है और इनस्टेबल होता है। समझ में आ गया होगा, स्टेबल मतलब कि पर हर चीजों के बारे में उसमें पर्टिकुलर वो व्यवस्थित होता है, और रिज्ड होता है मतलब कि उसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज को ही उसमें यूज किया जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, इनस्टेबल होता है, बात करने का मूड किया तो कर लो, नहीं किया तो नहीं, चुप भी हो सकते हो उस टाइम में। ठीक है, स्लो और स्ट्रक्चर्ड होता है। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, स्लो और स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इनफॉर्मल क्या होता है, फास्ट और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर हम क्या बातें करने, अच्छा पहले हमें ये बोलना है बाद में ये बोलना है, ये सारी चीजें तो हम डिसाइड नहीं करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, जो मन में आता है, जिस प्रकार से आता है उस हिसाब से बोल देते हैं हम। ठीक है, और फॉर्मल क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, लिटिल चांस ऑफ डिस्टोर्शन, और इनफॉर्मल क्या होता है, नॉन ऑथेंटिक होता है, बिगर चांस ऑफ डिस्टोर्शन। जो फॉर्मल आपको
मेल भेजा जाएगा या जो फॉर्मल आपका जो मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग में होती है वो क्या होता है ऑथेंटिक, मतलब कि भाई उसमें फैक्ट्स होते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। और इनफॉर्मल में क्या होता है, नॉन ऑथेंटिक होता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, मजाक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, तो मजाक में हम झूठ भी बोल सकते हैं, तो इतना ऑथेंटिक नहीं होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्रैप वाइन, ग्रैप वाइन किसका पार्ट होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। इट इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज कॉल्ड सो बिकॉज इट strategies throughout the organization in the all directions irrespective of the authority levels। ग्रेप वाइन में क्या होता है, जैसे ऑफिस में खड़े होकर के जो हम बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया होता है, ये इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेच नहीं होता है, स्ट्रेचेस थ्रो बिकॉज इट स्ट्रेचेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और बातचीत एक आदमी से दूसरे आदमी में, तीसरे से तीसरे में चल ऐसे वर्बल होता है, ठीक है ना, तो एक दूसरे से पहुंच जाता है, इसीलिए ग्रेप वाइन हम बोल रहे हैं इसको, ग्रेप वाइन, ठीक है ना। एक उसकी तरह से पहुंच जाता है, वाइन की तरह से एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। इट एग्जिस्ट मोर एट लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ज्यादातर क्योंकि जो लोअर लेवल के होते हैं उन्हीं के बीच में ज्यादातर बातें होती हैं, तो और क्योंकि ग्रेप वाइन क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। Thus grapevine spreads like fire and it is not easy to trace the cause of the such communication at times। और grapevine इतना जल्दी से फैलता है, मतलब कि grapevine का मतलब informal communication, gossip, फॉर एग्जाम्पल gossip इतना जल्दी फैलती है और उसको हम ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये रूमर जो है किसने फैलाया, या जो गोसिप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये है आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे गोसिप हो गया, ठीक है ना, ये किस प्रकार से जो है फैलता है, एक आदमी से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें से छठे से सातवें से, इस प्रकार से फैलता रहता है ये। फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट प्लेस फ्लोज डाउनवर्ड्स, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन इज इन दिस मीडियम इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स। दिस डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स द अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डाउनवर्ड में क्या क्या होता है, बॉस जो अपने एम्प्लॉयज को नीचे की तरफ में अपने एम्प्लॉयज की जो है मीटिंग बुलाता है, फिर उसमें डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि फलाना फलाना काम इस प्रकार से होना है, तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक अथॉरिटी होती है वो जो है कम्युनिकेट कर रही होती है, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होना है, ये प्रोजेक्ट आया है इस पे कैसे काम होना है, इस प्रोजेक्ट पे कौन क्या क्या काम करेगा, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन flowing from the lower levels of a hierarchy to the upper levels। The function of upward communication is to send information, suggestions, complaints and grievances of the lower level workers to the managers above। अब जो नीचे के जो वर्कर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन ऊपर के जो उनके ऊपर में जो बॉस होते हैं उन तक पहुंचाने वाली प्रोसेस को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया जब नीचे लोअर लेवल के लोग जो है अपनी जो उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जो उनकी सजेशंस होती हैं, जो उनके कंप्लेंट्स होती हैं, उनको ऊपर के जो अथॉरिटी होती है वहां तक पहुंचाने वाले कम्युनिकेशन को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। Lateral या horizontal communication, this type of communication takes place between persons at the same level or working under the same executive। एक ही लेवल पे काम करने वाले लोगों को, जैसे कि दो या तीन मैनेजर, उनका सेम लेवल हो गया, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। The main use of this is to maintain coordination and review activities assigned to various subordinates, ठीक है। तो मैनेजर लेवल की मीटिंग हो रही है, तो सारे मैनेजर्स आएंगे और उनके नीचे की जो टीम्स होती हैं उनको कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देना है, तो उन मैनेजर्स के बीच में जो या जो बोर्ड मेंबर्स हो गए उनके बीच में जो मीटिंग हो रही है उसको हम हॉरिजॉन्टल, यानी कि सेम, उनका काम जो है सेम है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जितने भी क्लर्क्स हैं उनके बीच में जो मीटिंग हो रही है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। सेम लेवल के, जिसका पद समान पद के लोगों के बीच में जो भी मीटिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लेटरल या हॉरिजॉन्टल मीटिंग बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. Two way communication भी इसको हम बोलते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। It is the process by which people exchange information, feelings and meaning through verbal and non-verbal messages. ठीक है, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और अपना नॉन वर्बल और वर्बल मीनिंग्स चैनल्स को यूज करते हैं, मैसेजेस को यूज करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। अब है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विद इन वंस ओन सेल्फ। दिस इम्प्लाइज इंडिविजुअल रिफ्लेक्शंस, कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। जो हम खुद से ही बातें करते हैं, जो हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस चलती है, उसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ठीक है ना, हम आपस में जो बातें करते होते हैं, जैसे बॉस ने कुछ बोल दिया, हमें अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रापर्सनल। ठीक है, मेडिटेशन जो हम करते हैं, अपने ही ध्यान, अपने ही विचारों पे, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उस पे जो हम ध्यान लगाते हैं, उसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ठीक है, आईने के सामने खड़े होकर के जो हम खुद से ही बातें करते हैं, हम उसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं, अरे एग्जाम, उस दिन एग्जाम है, पढ़ नहीं रहे हैं हम लेकिन सोच रहे हैं, अरे पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पे तो कुछ भी मटेरियल ही नहीं है, मैम को बोला था वीडियो बनाने के लिए, मैम ने तो बनाई ही नहीं, और आप सोच रहे होगे कि मैम तो रिप्लाई भी नहीं कर रही है। तो ये खुद से ही जो आप बातें करते हो उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल, a process by which activities of a society are collected and coordinated to reach the goals of both individuals and the collective group. ठीक है, it is a subfield of general communications studies and is often a component to effective management in workplace environment. ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने पढ़ा ना, एक इंटरपर्सनल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बातचीत होती है, जो काम होता है, किसी भी तरीके से हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, हम वहां पर बैठ करके मीटिंगें कर रहे हैं, तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू एन एंटायर पॉपुलेट, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक जो मैसेज हम पहुंचाने के लिए जिस माध्यमों को, जिन मैसेजेस को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। दिस इज जनरली आइडेंटिफाइड विद टूल्स ऑफ मॉडर्न मास मीडिया विच इंक्लूड्स बुक्स, द प्रेस, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा. It also includes speeches delivered by leaders to a large audience. मास कम्युनिकेशन में जब कोई एक व्यक्ति अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और अपलोड करूंगी, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पेपर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें केवल एक ही स्टूडेंट नहीं देखेगा मेरी वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको हम मास कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी किताबें हैं, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्योंकि उसको एक लोगों तक, सिर्फ एक पर्सन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, हजारों लोग उसको पढ़ेंगे, किताबों को हजारों लोग पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर को हजारों लोग पढ़ेंगे, मूवी जो है उसको हजारों लोग देखेंगे, न्यूज जो है हजारों लोग देखते हैं उसको टेलीविजन में, रेडियो पर जो प्रसारण होता है उसको हजारों लोग सुनते हैं, इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन होती है, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन। दिस ऑल आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमने पढ़ लिया क्या होता है कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन करने में, उनको हम देखते हैं। ठीक है,
Barriers to communication. When there is a problem which might cause our communication to be distorted or problematic, it is known as the barrier to effective communication. हम अपनी बातचीत को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो भी हम उसमें प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. और इस प्रकार के बैरियर्स को हम 4 भागों में बांट सकते हैं. पहला है फिजिकल बैरियर्स, दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरा है सिमेंटिक ब्लॉक्स, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. तो अब हम इनको एक एक को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं. फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, सेमेंटिक बैरियर्स क्या, ब्लॉक्स क्या होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, डिस्टेंस. कम्युनिकेशन इज फाउंड ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉन्ग डिस्टेंस लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन अमेरिका एंड नेपाल. ठीक है, तो इसको हम फिजिकल बैरियर बोलेंगे कि अमेरिका को नेपाल तक अपना कुछ मैसेज पहुंचाना है तो वो एकदम से जो है बोल करके नहीं पहुंचा सकता. ठीक है ना. फिजिकल बैरियर को आप ये इस प्रकार से समझ सकते हो कि क्या होता है कि दो लोग जो डायरेक्ट आमने सामने ना हो करके कहीं दूर हो तो उनको सुनने में जो है प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर हो गया. ठीक है, डिस्टेंस, दूरी एक बैरियर है, फिजिकल बैरियर है. ठीक है, नॉइस, इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस. नॉइस नेगेटिवली अफेक्ट्स द एक्यूरेसी. ठीक है ना. जो भी हिंड्रेंसेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हमें सुनने में, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और कुछ 2-3 गली छोड़ करके पता नहीं रामायण पाठ हो रहा है या क्या हो रहा है, 3-4 दिन हो गए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी. इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो बनाने में. सब कुछ पूरा घर मैंने बंद किया हुआ, सारे डोर क्लोज किए हुए हैं, उसके बाद भी आवाज आ रही है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर बोलेंगे. मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन बाहर से इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कि मैं आप लोगों को पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ. ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए. साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है, परसेप्शंस. परसेप्शंस क्या होते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय द रिसीवर. कि मैं किस प्रकार से उस इंफॉर्मेशन को, अगर मैं रिसीवर हूं या आप जिसको भेज रहे हो, वो उसको कैसे समझ रहा है उस इंफॉर्मेशन को, उसको उसकी परसेप्शन पे डिपेंड करेगा ना वो. ठीक है ना. पीपल रिसीव थिंग्स डिफरेंटली फॉर अ वेरियस नंबर ऑफ रीजंस. बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे कि लोग जो हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको किस प्रकार से उसको ले रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप इस प्रकार से देख सकते हो कि किसी ने कोई बात बोली, या फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ही अभी एग्जाम्पल दिया कि भाई बाहर बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं कौन सा पाठ वो करवा रहे हैं, रामायण पाठ या गीता का पाठ. ठीक है, मैं किस वे में बोल रही हूँ इसको, कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक बैरियर है, मैं आप लोगों के साथ में आप वीडियो नहीं बना पा रही हूँ. ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको क्या है, धर्म के पर्सपेक्टिव में ले जाएंगे कि नहीं आप तो धर्म के खिलाफ हो, इस वजह से ये बात बोल रही हो. लेकिन ऐसा तो नहीं है. तो ये क्या हो गया, परसेप्शन होगी. मैंने ये बात किस वे में बोली और लोगों ने उस बात को किस बात में समझ लिया, या कुछ स्टूडेंट्स ने उस बात को कैसे ले लिया कि आप तो जो है किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, इस वजह से आप ये बोल रहे हो. जबकि मैंने ये किस वजह से बोला है, क्योंकि भाई मेरी डे टू डे लाइफ जो है वो उस चीज को हार्म कर रहा है, उस वे में मैं बोल रही हूँ. मैं किसी की भी भावनाओं को, किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई ठोस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ ये बात. ठीक है ना. तो मेरा क्या परसेप्शन है, मेरा एक प्रोफेशनल परसेप्शन है इसमें कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. आपको अगर भगवान का नाम लेना है, जो कुछ भी करना है, तो आप अपने उस दायरे में रहकर कीजिए. किसी प्रकार से भी समाज में किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए आपकी पर्सनल परसेप्शंस को लेकर के. आपको भगवान को फॉलो करना है आप कीजिए, आपको भगवान का नाम लेना है लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा लंबा लाउड स्पीकर लगा करके इस प्रकार से, क्योंकि सोसाइटी में बीमार लोग भी होते हैं और बहुत सारे पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, बहुत सारों की क्लासेस चल रही होती हैं, बहुत सारों का ऑफिस चल रहा होता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है ना. तो मैंने किस वे में बोला और रिसीवर ने कैसे उसको समझा, तो ये हो गया परसेप्शन. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने एक वीडियो में कुछ बोला था, किसी स्टूडेंट ने फिर उसमें जो है बैड कमेंट किया कि ये होगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी और उसने उसको किस उसमें लिया, ठीक है ना, तो मेरे कम्युनिकेशन को उसने गलत समझा, ठीक है, तो ये क्या होगी, परसेप्शन होगी, उसकी अपनी क्या सोच है उस मैसेज को, मैं क्या वे में, ये डिपेंड करता है ना, मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ, उसको आप कैसे ले रहे हो, किस वे में समझ रहे हो, उसको हम परसेप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, आपकी क्या समझ है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो मैसेज मैं आप लोगों को पहुंचाना चाह रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसको आप कैसे समझते हो, वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, और वो किस में शामिल है, परसेप्शन में। दूसरा है फिल्टरिंग। इट इन दिस प्रोसेस नोविंगली और अननोविंगली सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में बी डिस्पोज्ड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस वीडियो में कुछ बोला, आपने उस वीडियो की कटिंग निकाल करके कहीं पे पोस्ट कर दी मेरे को डीफेम करने के लिए कि मैम तो ऐसा बोल रही थी, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत देखते हो कि छोटी सी क्लिप को काट करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उसको उस व्यक्ति को डिफेम करने के लिए फिल्टर कर दिया जाता है, वो क्या बोलना चाह रहा था, और उसने रिसीवर ने की परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि उसने उसको किस वे में लिया, फिर वहां से क्लिप उसने काट करके कहीं और पे डाल दी तो उसको डिफेम करने के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फिल्टरिंग हो गया, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर इमोशंस, इमोशंस ऑल्सो क्रिएट्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइक एंगर, हेट, मिसट्रस्ट, जेलसी एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप तो उस पे गुस्सा ही हो गए, ठीक है, फिर मेरे से आपने नफरत करना स्टार्ट कर दिया और मेरी वीडियो पे आप गलत कमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप, और फिर फॉर एग्जांपल मिसट्रस्ट, कोई आपको क्या बोल रहा है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया, आपके बॉयफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो आप उस पर चढ़ गए, उसको मिसट्रस्ट, आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जेलसी, कि आपको कोई क्या बताना चाह रहा है लेकिन जो आप वो बता रहा है आप तो सुन तो रहे हो उससे, लेकिन जेलस हो रहे हो, तो ये किसके पार्ट है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स किस पे डिपेंड करते हैं, बेसिकली आपकी आपकी खुद की सोच पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, जो सेंडर है, जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है, उस मैसेज को आप की समझ में, वो मैसेज की आप उसको कैसे समझ रहे हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपसे मजाक कर रहा है लेकिन उसने आपको आपने दिल पे ले लिया उस बात को, तो ये क्या हो गया, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है ना कि दूसरा सामने वाला क्या बोल रहा है, आप दूसरे के दिमाग को तो पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने दिमाग के हिसाब से पढ़ते हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ते हो, ठीक है ना, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में ही आता है व्यू पॉइंट। इट ऑल्सो क्रिएट्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट द रिसीवर डजंट क्लियर द मैसेज एंड इग्नोर विदाउट हियरिंग द मैसेज में क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस। व्यू पॉइंट में मतलब कि आपने एक परसेप्शन बना लिया, आपने एक सोच बना रखी है, आपका एक व्यू पॉइंट है, ठीक है, किस फॉर एग्जाम्पल रिलीजन को लेकर के आपका एक परसेप्शन है, आपका खुद का परसेप्शन बना हुआ है, आपका एक अलग व्यू पॉइंट है, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आप उसको ना समझ करके आप उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो ये भी क्या प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है उस चीज पे लेकर के। डिफेंसिवनेस, if the receiver receives the message as threat and interprets that message in the same way, it creates barrier to effective communication. डिफेंसिवनेस भी किसका पार्ट होता है, कि आप उस अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से जो मैसेज आप लोगों को मिला, उस मैसेज को आप किस प्रकार से डिफेंसिव मोड में उसको देख रहे हो, ये भी एक बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब थर्ड जो टाइप जो हमने पढ़ा है, जो टाइप है बैरियर्स का, कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में, सेमनेटिक बैरियर्स। सेमनेटिक, द यूज ऑफ डिफिकल्ट एंड मल्टीपल यूज ऑफ लैंग्वेजेस, वर्ड्स, फिगर्स, सिंबल्स क्रिएट्स सेमनेटिक बैरियर्स, जिसमें हम डिफिकल्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिगर्स का, सिंबल्स का, तो उसको हम सेमनेटिक बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इस स्लाइड में कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर दूं जो आप लोगों को समझ से ही परे हो, ठीक है, ऐसे फिगर्स आप लोगों को के सामने दिखाऊं जो आपको समझ में ही नहीं आए, ऐसे सिंबल्स मैं यहाँ पर डाल दूं तो अगर आप लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे वो,
यहाँ पे आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी इजी भाषा में, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये क्यों समझ में आ रही है, ये स्लाइड क्यों समझ में आएगी? क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँ तो उन लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है समझने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेनेटिक बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब क्या क्या आता है? पहला है लैंग्वेज। A meaning sent by the sender can be quite different from the meaning understood by the receiver. मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आप क्या समझ रहे हो? जैसे कि एक ही जो है लैंग्वेज के एक ही शब्द के कई सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज भी क्या है? सेमेनेटिक बैरियर होता है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। एसओएल ने आप लोगों को मेल भेजा और उसमें जो लैंग्वेज लिखी इतनी डिफिकल्ट लिखी कि आप लोगों को वो समझ में ही नहीं आई, तो ये क्या होगा? सेमेनेटिक बैरियर होगा, ठीक है। जोर्गन्स, टेक्निकल और अनफिमिलियर लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स। द मैसेज शुड बी सिंपल एंड condensed as far as possible so that no confusion is created. तो जोर्गन्स में क्या होता है? टेक्निकल बैरियर्स जो होते हैं और अनफिमिलियर लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स। ऐसा वर्ड जिसको आप जानते ही नहीं हो वो शब्द आप लोगों के लिए मैं अगर इस्तेमाल करूँ इस स्लाइड में तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस ये सारी चीज में क्या ये किसके पार्ट हो जाते हैं? सेमेनेटिक बैरियर्स के पार्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? इट इज रेज्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। पहला है पुअर प्लानिंग, रेफर्स टू द डिजाइनिंग, एनकोडिंग, चैनल सिलेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ बैरियर फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि पुअर प्लानिंग, आप लोगों ने मीटिंग बुलाई ही नहीं किसी प्रोजेक्ट को वो करने के लिए, प्लानिंग की ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट को कैसे इसको अकोम्प्लिश करना है, इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है, ठीक है ना। उस पर कुछ डिजाइन किया ना, उसमें उसमें कुछ भी आप लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं की, तैयार ही नहीं किया प्लान ऑफ एक्शन, तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पार्ट हो गया। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि जो मैनेजर्स हैं उनको नीचे वाले जो ग्रुप के जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोई चैनल ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में ही कॉम्प्लेक्सिटीज है, यानी कि चैनल ही नहीं है ऊपर से नीचे जाने का इंफॉर्मेशन, या ऊपर से नीचे आने का, या नीचे से ऊपर जाने का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज बोलेंगे। Status differences. Superior provides information to the subordinate about plans and policies. Different information is provided by different subordinates who create barrier in communication. ठीक है। अब एक सुपीरियर ने जो उससे नीचे वाला सबॉर्डिनेट है उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से चलाना है, लेकिन उस सबॉर्डिनेट ने फिर नीचे तक वो नहीं पहुंचाई या गलत तरीके से उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो स्टेटस डिफरेंसेस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। स्टेटस डिफरेंसेस में मतलब कि कैसे एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करता है, ठीक है, ढंग से बातचीत नहीं करता है तो जो सबॉर्डिनेट होगा वो डरेगा, अपना जो सुपीरियर है उससे बातचीत करने में, इंफॉर्मेशन देने में, सजेशन देने में डरेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटस डिफरेंसेस बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक कलकत्ता में है, एक कहीं और मान लीजिए, ठीक है, या दो जगह ही मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी डिविजन्स है, लेकिन उनका हेड ऑफिस एक ही है। तो वो हेड ऑफिस सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उसके ऑफिसेस हैं सबको इंफॉर्मेशन दे जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो एक ही जो हेड ऑफिस होगा वहीं पे ली जाएगी ना, बाकी के जो है वहां तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये डिस्टेंस, अब मान लीजिए हमने जो है जो हेड ऑफिस है, मुंबई वाला हेड ऑफिस है, वहां पे डिसीजंस ले लिया और उसने वो इंफॉर्मेशन दिल्ली वाले ऑफिस तक तो पहुंचा दी, लेकिन कोलकाता वाले ऑफिस तक नहीं पहुंचा पाया, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो इससे क्या हो गया? सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोल सकते हैं, हम डिस्टेंस बैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इफ सुपीरियर प्रोवाइड्स टू मच इंफॉर्मेशन टू द सबॉर्डिनेट इन शॉर्ट पीरियड, रिसीवर suffers from the information overload which creates barriers to effective communication.
अब जो है सुपीरियर ने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन दे ली है, मीटिंग बुला ली अपने अपने मैनेजर्स की, ठीक है, उनको बता दिया ये करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिकरा करना है, उसने वर्बल में सारी चीजें बता दी। अब वो जो मैनेजर्स थे उनको थोड़ी ना सारी बातें याद रहेंगी, जब उनको खुद से ही याद नहीं रहेंगी तो नीचे वालों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मतलब ज्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन दे देना, उसको हम क्या बोल, ये भी एक बैरियर होता है। फिर है टाइमिंग, कम्युनिकेशन कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द टाइम। एसओएल ने आप लोगों को मैसेज भेजा कि आप लोगों को ईमेल भेजा कि आपके जो एडमिशन है वो 30 नवंबर तक होने हैं, लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिली ही नहीं टाइमली, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या हुआ, उस कम्युनिकेशन का क्या फायदा हुआ, जब अब वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली ही नहीं टाइम से, ठीक है ना। तो ये भी एक बैरियर होता है, टाइम भी बैरियर होता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसओएल ने आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है, आप लोगों के एग्जाम हो गए हैं और बहुत सारे पेपर्स का स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिला ही नहीं है, तो क्या फायदा फिर ऐसे उस स्टडी में, बाद में अगर वो स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा तो क्या फायदा उस स्टडी मटेरियल का जब आपके एग्जाम्स ही हो जाएंगे तो, ठीक है। तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। अब है लिसनिंग और राइटिंग, और ये सारी स्किल्स क्या 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 होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग इज एन एवरीडे अफेयर, ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं तभी तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। We spend more time to listening than speaking. It is a skill which is often taken for granted. It is considered as a stressful task. Successful listening is challenging and requires a lot of practice. Effective listening is a dynamic activity that seeks out the meanings intended in the messages sent by the speaker. ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बातें हैं ही नहीं, आराम से समझ में आ गई होंगी। लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। हियरिंग इज एन involuntary act that happens automatically. For example, a truck rolling by on the road in front of our house is listening. क्या हो गया, hearing, सुनाई देता है। अब फालतू में गली में जो है जो आवाजें आ रही हैं उस पे मैं रोक नहीं लगा सकती, वो आएंगी लेकिन मेरे कान उनको सुन सकते हैं, तो ये हीयरिंग हो गया, लिसनिंग नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से नहीं सुन रही हूँ वो। लिसनिंग क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, मेरा मन कर रहा है, आपका मन करेगा तो आप मेरी वीडियो को देखोगे, आपकी जरूरत है वो, ठीक है। डिमांड्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ईयर्स एंड द ब्रेन। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, उसके पीछे, सुनने के पीछे आपका पर्पस है, ठीक है। वेरी क्रिएटिव होता है ये लिसनिंग, क्या होती है, वेरी क्रिएटिव होती है। इंटरेक्टिव है और इंटरप्रेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। इंटरेक्टिव होती है मतलब कि आप उसमें इंटरेक्ट कर रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, आप लिख भी रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना। तो लिसनिंग और हियरिंग दोनों में अंतर होता है। हियरिंग का मतलब है बिना मर्जी के भी जो हमें चीजें सुनाई देंगी वो हियरिंग होगी। लिसनिंग क्या है, जो हम अपनी मर्जी से करेंगे, जो अपनी मर्जी से जो चीजें हम सुनना चाहेंगे। टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। यू शुड हैव एन ओपन माइंड, यू शुड सिट अलर्ट एंड लुक द स्पीकर इन द आई विद अ व्यू टू एस्टेब्लिश योर इंटरेस्ट इन हिम और हर। आपका आपका जो है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका दिमाग जो है खुला हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो चली हुई है और आप जो है खोए हुए हो कहीं पर, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल अलर्ट होके बैठना है। आप मेरी जो है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो या तो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, और सुन भी रहे हो एक्टिव होकर के, इंटरेस्ट लेकर के, ठीक है। डू नॉट प्रीजज द स्पीकर और हिज मैसेज, ठीक है। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि मेरे को प्रीजज मत करना भाई, मैंने क्या बोला है आप ये सुन करके कि मैम तो जो है हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे, आपने सुना नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन पहले से ही डिसाइड कर लिया कि जो स्पीकर है वो क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। समराइज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। आपको उसको समराइज करना, उसको समझना है कि स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है। टेक डाउन नोट्स, आप नोट्स बनाना होता है लिसनिंग का। लिसनिंग में क्या होता है, आप वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप नोट्स बनाओ इसको, तभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा, आपको याद रहेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लिंक व्हाट यू आर लिसनिंग टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। फिर आप जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें आप जो सुन रहे हो उसमें आप एड ऑन करोगे। अच्छा, हमें ये तो पता ही था कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन सिस्टमेटिकली तरीके से हमें नहीं पता था कि इसको कम्युनिकेशन ही बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट इंटरप्रेट इंटरप्रेट द स्पीकर अननेसेसरी, ठीक है।
आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ फॉर क्लियरिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये सब किसके टेक्निक्स होते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के। फिर है रीडिंग स्किल्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। skimming, skimming is used to quickly gather the most information, important information or gist। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर होने वाले हैं, पूरा साल किताबें उठाते नहीं हो आप, लास्ट में आकर के जो फटाफट जो पन्ने पलटते हो ना आप, उसको हम स्कीमिंग बोल सकते हैं। रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट, नथिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यूज स्कीमिंग टू क्विकली गेट अप टू द स्पीड ऑन अ करंट बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, समझ में आ गया स्कीमिंग क्या होता है। स्कीमिंग होता है कि जल्दी जल्दी फटाफट जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो उसको हम स्कीमिंग बोलते हैं, उसको हम रीडिंग स्किल का स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग, द न्यूज़पेपर क्विकली टू गेट द जनरल न्यूज ऑफ द डे। Magazines quickly to discover which articles you would like to read in more detail. Business and travel brochures quickly to get information. These all are the parts of scheming. अब है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आप लोगों का स्टडी मटेरियल ढूंढा, तो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के से रिलेटेड ही मैंने टॉपिक्स को सर्च किया, तो उसको हम स्कैनिंग बोल सकते हैं। अपने यूज की इंफॉर्मेशन को निकालना हम स्कैनिंग बोल सकते हैं। यूज स्कैनिंग ऑन शेड्यूल्स, मीटिंग प्लान्स एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल्स यू रिक्वायर। आप एग्जांपल्स कोई भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, बस आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए कि रीडिंग का स्कैनिंग जो होता है, स्कैनिंग स्किल कौन सी होती है। ठीक है, इफ यू सी वर्ड्स और पैरास दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट वरी व्हेन स्कैनिंग। एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग, द व्हाट्स on TV section of your newspaper, a train airplane schedule, a conference guide। ये सारी चीज में हमारी किसमें आ जाती है, स्कैनिंग में, कि हम हमारी जो काम की जो इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं उसको हम स्कैनिंग बोल सकते हैं। फिर है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इज यूज टू ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इंक्लूड्स रीडिंग longer texts or pleasures as well as business books. Use extensive reading skills to improve your general knowledge of business procedures. Do not worry if you understand each word. Example of extensive reading: the latest marketing strategy book, a novel you read before going to bed, magazine articles that interest you। ये सारी क्या होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स। इस एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स में क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले से ही अपने एग्जाम्स की प्रिपेयर करने के लिए इससे रिलेटेड किताबें जो पढ़ ली, आर्टिकल्स जो पढ़ लिए, उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग में रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे दिए हुए ही हैं कि किस प्रकार से हम नोवेल पढ़ना भी क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़ना भी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। Intensive reading. Intensive reading is used on shorter text in order to extract specific information. It includes very close, accurate reading for detail. Use intensive reading skills to grasp the details of specific situation. In this case, it is important that you understand each word, number or fact. Examples of intensive reading का है an insurance claim, a contract of employment। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग में क्या है, आपको ईच एंड एवरी वर्ड को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम जरूरी है आप लोगों को पढ़ने से पहले। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग उसमें आपको जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई छुपी हुई जानकारी होती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसीलिए इंटेंसिव रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर है क्रिटिकल रीडिंग। दिस इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एनालाइज that does not take the given text at face value but involves a deeper examination of supporting points and possible counter arguments. Critical readers thus recognize not only what a text is but also how that text portrays the subject matter.
कि किस क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है, किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ रहे हो, उसको समझ भी रहे हो, फिर उस पर अपने विचार भी, उसको एनालाइज भी कर रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो सही है या नहीं है, जो आपने पढ़ा वो सही है या नहीं है, वो गलत है, ठीक है, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीडिंग। व्हाट अ टेक्स्ट मीन्स, इंटरप्रिटेशन, एनालाइज द टेक्स्ट एंड असर्ट अ मीनिंग फॉर द टेक्स्ट एज अ होल। किस प्रकार से वो टेक्स्ट लिखा गया है और कैसे उसमें क्या उसमें बोला गया है, वो उसको जो है हम एनालाइज करते हैं, उसको हम क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स, टोन, स्पीकिंग स्किल्स में हमारी टोन आती है सबसे पहले। द टोन ऑफ वॉइस वी यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 35 to 40% ऑफ मैसेजेस वी आर सेंडिंग, ठीक है। टोन इन्वॉल्व्स द वॉल्यूम यू यूज, द लेवल एंड टाइप ऑफ इमोशन दैट यू कम्युनिकेट एंड द एम्फेसिस दैट यू प्लेस ऑन द वर्ड्स दैट यू चूज, ठीक है। तो टोन में क्या होता है, हम किस प्रकार की उस जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम कम्युनिकेशन में कौन सी टोन यूज कर रहे हैं, गुस्से वाली कर रहे हैं, धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, ठीक है, या लो आवाज में बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी बहुत सारे इंटेंशंस हमारे पता चल जाते हैं, है ना। इमोशंस, किस इमोशंस में हम उसको बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग स्किल में टोन आती है हमारी, टोन में बहुत सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की। फिर है पीच, पीच का मतलब होता है, पिच रेफर्स टू द राइज एंड फॉल इन ह्यूमन वॉइस, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन, क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल शुड एंड ऑन अ हायर नोट, affirmative statements should end in a level or slightly lower pitch, the ending of statements on a higher pitch on a higher pitch can create doubt in your listeners. Vary your pitch throughout your presentation to establish and reinforce your message. Pitch का मतलब क्या हुआ, जो हमारी वॉल्यूम होती है वो कहाँ पे अप हो रही है, डाउन हो रही है, कौन सी वॉल्यूम का, या हम एक फॉर एग्जांपल एक स्पीच में हम सेम वॉल्यूम अपनी जो आवाज है उसको हम किस उसमें बोल रहे हैं, धीमा बोल रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी पार्ट होता है स्पीकिंग स्किल का। फिर है रिदम, रिदम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स यू प्रोड्यूस, स्ट्रेसिंग एंड डी स्ट्रेसिंग syllables and words gives us rhythm in English, ठीक है ना। जैसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, वो रिदम होता है। रिदम इज द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द अप्स एंड डाउन्स एंड linking of words which together change how we say sentences. Use rhythm to carry meaning, slow the pace to emphasize certain ideas, quicken the pace to show excitement or humor, pause to give listeners time to observe a complex idea, pause also when you are about to transition to another idea, ठीक है। ये सब क्या होता है, रिदम्स होते हैं, कहाँ पे हम कहाँ किस वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिदम बोलते हैं। फिर है स्ट्रेसिंग, मीन्स टू emphasize a sound and make certain syllables and words louder, longer, higher in pitch. Every word in English has at least one syllable with a primary stress or emphasis. It is not only essential to stress certain syllables and words, but we must also de-stress other syllables and words. Example, English. English, ठीक है, in English इस पे ज्यादा फर्स्ट syllable is stressed, second syllable is slightly distressed, ठीक है। English पे ज्यादा ध्यान दिया हमने। कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत इजी है ये, ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंटोनेशन, करेक्ट इंटोनेशन एंड स्ट्रेस आर द की टू स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विद गुड प्रोनाउंसिएशन। द एंटायर वेरिएशन ऑफ pitch while speaking is called intonation. Words that are stressed are likely to understanding, and using the correct intonation brings out the meaning. English spends more time on specific stressed words while quickly gliding over the other less important words. क्या होता है इनोटेशन, क्या होता है कि हम किस प्रकार से कौन कितना उसमें फ्लुएंसी के साथ में वो बोल सकते हैं और उसको कितना अच्छा प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो होता है इनोटेशन, इंटोनेशन, ठीक है।
A sentence can be spoken differently depending on the speaker's intention. Look at the following sentences, speak out them loud and especially stress the word that is in the bold writing. I did not read anything about the disaster. I did not read anything about the disaster. I did not read anything about the disaster. ठीक है, तो किस प्रकार से हम बोल रहे हो और किस वर्ड पे स्पेसिफिकली हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। ये सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का उदाहरण दिया है, लेकिन आप हिंदी में भी हम बहुत सारी चीजें उदाहरणों को ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला हिंदी में भी, तो मैंने हिंदी पे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, तो ये भी एक स्पीकिंग स्किल है। अब देखते हैं हम राइटिंग स्किल्स। इफेक्टिव राइटिंग इज नॉट अ गिफ्ट दैट यू आर बोर्न विद, रेदर इट इज अ स्किल दैट यू कल्टीवेट। तो इफेक्टिव राइटिंग क्या होती है ना, कोई जन्म से ही सबकी अच्छी राइटिंग नहीं होती है, ये एक स्किल होती है जो आप सीखते हो। क्लियर राइटिंग मीन्स क्लियर थिंकिंग। आप जितना क्लियर लिखते हो उससे क्या वो इंडिकेट करता है कि उतना ही आप क्लियर सोचते हो। थिंक बिफोर यू राइट, बिफोर यू पुट पेन टू अ पेपर और हैंड्स टू कीबोर्ड, कंसीडर दैट, कंसीडर व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, लिखने से पहले सोचना, जो ऑब्वियसली हम पहले सोचते हैं तभी तो हम लिखते हैं। आस्क योरसेल्फ, व्हाट शुड माय ऑडियंस नो और थिंक आफ्टर रीडिंग दिस ईमेल पर प्रपोजल और रिपोर्ट। ठीक है, पहले हम अपने आप से पूछते हैं ना, या उसमें हम लिखते हैं तो पढ़ करके देखते हैं दोबारा से कि भाई हम जो अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्या ये जो मैंने लिखा है वो उस पर्पज को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो ये अच्छी राइटिंग स्किल का ही पार्ट होता है। स्टेप्स टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, बी डायरेक्ट, मेक योर पॉइंट राइट अप फ्रंट, यानी कि आपको किस प्रकार से अच्छे से राइटिंग स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हो। बाय concisely presenting your main idea first, you save your reader time and sharpen your argument before diving into the bulk of your writings. If your opener is no good, then the whole piece of writing will be no good. यानी कि आप मेरे स्टार्टिंग की लाइनें ऐसी लिखनी है कि पढ़ने वाला उसको पढ़ता रह जाए और उसको समझ में भी आए कि नीचे में उसने क्या लिखा होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, अवॉइड jargons. Business writing is full of industry specific buzzwords and acronyms. And while these terms are sometimes unavoidable and can occasionally be helpful as shorthand, they often indicate lazy or cultured thinking. You should also avoid using grandiose words. Writers often mistakenly believe in using a big word when a simple one will do. यानी कि अवॉइड जॉर्गन्स का मतलब कि ऐसी भाषा को हमें नहीं लिखना चाहिए कि जो दूसरों को समझ में ही ना आए, बड़े बड़े वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। रीड व्हाट यू राइट, पुट योरसेल्फ इन योर रीडर्स शूज, मतलब कि आप लिखो फिर उसको पढ़ो और देखो कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है तो जो आपका रीडर होगा उसको क्या समझ में आएगा। इज योर पॉइंट क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, देखो कि आपने जो लिखा है वो पूरा का अच्छे से सही बात जो आप समझाना चाह रहे हो, जो कन्वे करना चाह रहे हो वो कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है या नहीं है। आर द सेंटेंसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कंसाइज, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क अ कलीग और फ्रेंड टू एडिट योर वर्क, यानी कि आपको अगर लिखना है तो आप लिखो फिर दूसरे से उसको पढ़वा करके देखो। वेलकम देयर फीडबैक, डोंट रिजेंट, मतलब वो जो सजेशंस देते हैं उसको वेलकम करो कि अच्छा है, उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई अच्छे सजेशन दिए और उसको मानो भी। प्रैक्टिस एवरी डे, हर रोज आप लोगों को राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी राइटिंग स्किल जो है इंप्रूव होगी। रीड वेल रिटन मटेरियल एवरी डे एंड बी अटेंटिव टू वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फ्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्ड time into your schedule for editing and revising. Coherence. Coherence in writing is the logical glue that allows readers to move easily and clearly from one idea to the next. Coherence in writing is much more difficult to sustain than coherent speech because writers have no non-verbal clues to inform them if their message is clear or not. Coherence क्या होता है कि भाई आप जो लिख रहे हो उसको वो रिलेट कर पाए एक पैरा को दूसरे पैरा के साथ में। ठीक है, तो आप लोगों का ये वाला जो है कम्युनिकेशन का जो आप लोगों की मैं बताती हूँ, ये इंट्रोडक्शन हो गया, नीड फॉर कम्युनिकेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, साइंस, सिग्नल्स एंड सिंबल्स,
silence as the mode of communication, interculture, intraculture, cross culture, interpersonal communication, communication through questionnaires, business letter writings, electronic communication। अच्छा, इसमें से आप लोगों का इंटरकल्चरल कल्चरल और इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है ये बता देती हूँ मैं, ठीक है। इंटरकल्चर क्या होता है, जो दो कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हिंदुओं का अलग कल्चर होता है, मुस्लिम्स का अलग कल्चर होता है, क्रिश्चियंस का अलग कल्चर होता है। हम रिलीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, एंड हमारा जो खान पान है वो भी पार्ट ऑफ कल्चर होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है जो हमारी रहने का जो तरीका होता है वो भी हमारे कल्चर का पार्ट होता है। तो इंटर कल्चर का मतलब हुआ दो कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटर कल्चर बोल सकते हैं। जैसे कि हम जो एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, अभी जैसे क्रिसमस गया, ठीक है, तो सब लोगों ने ही स्कूल वगैरह में जो फंक्शंस हुए, ठीक है ना, तो स्कूलों में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब लोगों ने वो सेलिब्रेट किया, तो उसको हम इंटर कल्चर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमने आइडियाज को वो किया ना, अपने थॉट्स को एक्सचेंज किया ना, हमने एक्सप्रेशंस को एक्सचेंज किया ना। जैसे दिवाली होती है, जैसे होली होती है, सब लोग होली खेलते हैं, ठीक है ना, तो वो इंटर कल्चर हो गया, ठीक है। अब हो गया इंट्रा कल्चर, एक ही कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंट्रा कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैंने बोला ना कि हिंदी भाषा में भी लैंग्वेज भी जो है कल्चर का पार्ट होती है, कल्चर का बहुत सारी चीजें पार्ट होती है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे हिंदी समारोह हो रहा है तो हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ इंट्रा कल्चर, ठीक है। एक ही कल्चर में हिंदूज के बीच में जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसको हम इंट्रा कल्चर बोलेंगे, इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्रॉस कल्चर का मतलब हुआ बहुत सारे कल्चरों के बीच में। इंटर कल्चर क्या हुआ, दो कल्चरों के बीच में। इंट्रा हुआ एक ही कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ। क्रॉस कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर्स के बीच में, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। जैसे इंडिया के जो त्योहार हैं वो विदेशों में भी मनाए जाएं, वो क्या होगा, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। जैसे योगा, भारत में योगा जो है वो भारत की देन है, लेकिन विदेशों में भी योगा को जो है लोग करते हैं, तो ये क्या हो गया, क्रॉस कल्चर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश जो है आज के टाइम में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। हम इस भाषा के द्वारा जो दूसरी भाषा की कंट्रीज हैं उनके साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनरीज, यानी कि हम एक क्वेश्चनरीज फॉर्म कर लेते हैं, फिर उनसे उनके लोगों के आइडिया जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। हम क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज के कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ठीक है ना। जैसे कि जो दिल्ली में जो एजुकेशन है वो लड़कियों को सही तरीके से, या फिर एसओएल में जो सभी बच्चों को किताबें मिली कि नहीं मिली, मुझे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो मैं क्वेश्चनरीज बना करके सारे एसओएल के बच्चों को बांट दूंगी और उनसे पूछूंगी कि आप लोगों को एसओएल ने क्या सारे सब्जेक्ट, उसमें क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, क्या एसओएल ने आप लोगों को किताबें स्टडी मटेरियल दिया, अगर दिया होगा तो आप यस करोगे, उस पे नहीं दिया होगा तो नो करोगे, या उसमें मैं लिख करके भी पूछ सकती हूँ आपसे कि आपको आंसर करना है, शॉर्ट आंसर देना है, ठीक है। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन कर दूंगी, क्या आप लोगों को सारे पेपर्स का स्टडी मटेरियल बिना मिला, यस या नो, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, मिला है तो यस पे, नहीं मिला तो नो पे क्लिक कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है कि जैसे कि मैं आपसे फिर आपको उसको रिटर्न में भी दे सकते हो कि हमें 3 ही पेपर का स्टडी मटेरियल मिला, बाकी का नहीं मिला, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है ना। क्यों कम्युनिकेट करनी है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट लिखनी है, और रिपोर्ट मैंने बताया ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होती है रिपोर्टिंग भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फॉर्मली, और जो क्वेश्चनरी जो होता है ना वो बेसिकली फॉर्मली उसका पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मैं रिपोर्ट बना रही हूँ। इनफॉर्मल भी हो सकता है, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से जो है क्वेश्चनरी बना करके पूछ सकते हो कि आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं हूँ या रीता है या गीता है। दूसरा क्वेश्चन, मैं क्यों हूँ या रीता क्यों है ज्यादा,
तो क्वेश्चनरी किसी भी उस टॉपिक पे बना सकते हो, कम्युनिकेशन का ही पार्ट होती है ये, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में तो हमारे टेलीफोन आ गया, जैसे मोबाइल आ गया, हमारा ईमेल्स आ गए, ये सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आ जाएंगे, ठीक है। और हमारा टीवी हो गया, हमारा रेडियो हो गया, ये सब जो जो इलेक्ट्रिसिटी से कम्युनिकेशन के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होती है? बेसिकली फॉर्मली राइटिंग स्किल्स, जो अभी हमने राइटिंग स्किल्स पढ़ी ना, उसमें जो फॉर्मली जो हम लिखते हैं उसको हम बिजनेस लेटर राइटिंग बोलेंगे। उसमें पर्टिकुलर लिखने का एक तरीका होता है। हम बिजनेस पर्पज से जो राइटिंग लेटर लिखते हैं, उसमें कैसे हम उस ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें पूरी की पूरा जिस पर हम लिख रहे हैं वो सब लिखेंगे, ठीक है ना। तो बिजनेस लेटर राइटिंग इसके अंदर ये सारी चीजें आते हैं। तो आपकी पहली वाली यूनिट कंप्लीट हो गई। अब बैरियर्स हम लोगों ने पढ़ ही लिए, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रीडिंग 3 में हम यूनिट 3 का हमने पढ़ा। फिर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोगों ने पढ़ा ना, कि किस प्रकार से हम राइटिंग स्किल्स को या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमें बात करनी है, कितनी हमें वॉल्यूम होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की। फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशनल मटेरियल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमें पढ़ा। बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पोस्चर्स एंड गेस्टर्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी ना अभी। वैल्यू ऑफ टाइम पढ़ा हम लोगों ने अभी। ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्किंग इंडिविजुअली एंड इन अ टीम, लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप लेसन्स, टीम वर्क, ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ज्यादा कुछ मुश्किल वाला नहीं है। देखती हूँ अगर इस पे भी वीडियो अगर अलग से बना पाई तो ठीक है, वरना मैंने अभी जो समझाया है ये उसी के तहत आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बच्चों, आप लोगों की ये वाली जो टॉपिक है वो तो आप लोगों का हो गया। पहली वाली जो हमारी यूनिट है वो तो आप लोगों की हो गई है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी की सारे पेपर्स की वीडियो जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। इस पेपर की सारी वीडियो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियो आप लोग देख सकते हो।